हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सोनगंगा अपोहा तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र और नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। तीनों नदी अपोहा तंत्रों को जो बचे हुए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानेंगे इनमें कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से जलप्रपात निर्माण करते हैं, कौन सा संगम इस पर स्थित है, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस अपोहा तंत्र वाले सीरीज में पहला जो हमारा नदी अपोहा तंत्र देखेंगे वो है सोनगंगा अपोहा तंत्र। याद रखिएगा, सोनगंगा अपोहा तंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ के कुल अपोहा तंत्र का 13.63% भाग पर विस्तृत है। साथ ही इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 18,780 वर्ग किलोमीटर है। मैं प्रीवियस जितने भी क्लास है इसमें यहाँ पे डॉट बताता था, 18 दशमलव ऐसा बोल देता था, तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, वो हजार में है। यहाँ डॉट नहीं लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। क्लियर है? इस सोनगंगा अपोहा तंत्र में आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सोनगंगा अपोहा तंत्र का है। यहाँ से एक धनपुर के समीप से एक नदी का उद्गम होता है गौरेला पिंडरा मरवाही में, जिसको कहा जाता है क्या, कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी है। इस सोन नदी पे यहाँ से जाएगी एक नदी बनास ऐसे करके, एक गोपद, एक रिहंद, रिहंद नदी यहाँ से जाएगी, और एक नदी है कन्हार ऐसे करके इधर से। कुल मिलाकर इसमें हमको सोन गंगा अपोहा तंत्र में हमको 4 नदियों के बारे में जानना है: बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। कौन कौन सी नदियों के बारे में जानना है? तो सबसे पहली हमारी सोनगंगा अपोहा तंत्र में पहली नदी हो गई सोन नदी। इसकी सहायक नदी है बनास नदी, फिर गोपद नदी, उसके बाद रिहंद नदी और कन्हार नदी। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको पता होगा कि जो बनास नदी है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, जबकि कन्हार नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा बनाती है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और किसके साथ? झारखंड। और ये आपकी जो बनास है ये वाली नदी, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ। बात करते हैं सोनगंगा अपोहा तंत्र का। याद रखिएगा, सोनगंगा अपोहा तंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। सबसे पहला कौन सा आता है? तो महानदी अपोहा तंत्र। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो गोदावरी नदी अपोहा तंत्र। तीसरे पर आता है सोनगंगा अपोहा तंत्र। सोन नदी जो है वो किस पर जाकर मिलेगी? यहाँ पटना है, इस पटना में किस नदी पर जाकर मिलती है? तो गंगा नदी पर जाकर मिलती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ की सारी नदियां गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, इसलिए इस अपोहा तंत्र को सोनगंगा अपोहा तंत्र, या किसी किसी बुक में आपको गंगा अपोहा तंत्र भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है, जो राज्य के कुल अपोहा तंत्र का लगभग 13.63% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 18,780 वर्ग किलोमीटर में है। एग्जैक्ट डेटा कितना है? 18,780 वर्ग किलोमीटर। इस अपोहा तंत्र का जो विस्तार है वो उत्तरी क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ के। बेसिकली देखा जाए तो सरगुजा संभाग में इसका विस्तार है। इसका जो ढाल होगा वो किस ओर होगा? तो यहाँ की जो प्रायः नदियां हैं वो कहाँ जा रही हैं? उत्तर दिशा की ओर। जैसे आपका बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, ये सभी नदियां किधर जा रही हैं? उत्तर की ओर जा रही हैं। अब इन 4 नदियों को वैसे तो रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। बीजी है कौन? आरके। आरके एक दोस्त है या कोई व्यक्ति है, उससे रिलेट कर लीजिएगा। वो क्या आदमी है? वो बीजी आदमी है। तो यहाँ बनास जाएगा, गोपद जाएगा, रिहंद जाएगा, कन्हार जाएगा। सेम ऐसा ही रहेगा, बीजी आरके करके याद रख लीजिएगा। आपको क्रम से चारों नदियां पता चल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं सोनगंगा अपोहा तंत्र की। जो पहली प्रमुख नदी है सोन नदी, इस सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहली हमारी नदी सोनगंगा अपोहा तंत्र की मुख्य नदी सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम होता है, इसके आपको दो स्रोत मिलेंगे। पहला उद्गम का स्रोत आपको मिलता है, ये अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, सोनमुड़ा। ठीक है, ये आपको पता चलता है। अभी तक आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा कि सोन नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? अमरकंटक के सोनमुड़ा से होता है। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी आप अगर जाते हैं डिटेल में, तो थोड़ा सा गूगल मैप में जाकर आप मेहनत करिएगा। और एक जगह है गौरेला पिंडरा मरवाही में, आप लोग भी जान रहे होंगे, धनपुर। इसको मैं पाषाणकालीन स्थल में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो धनपुर जो है वहां से आप, उसके समीप से आपका सोन नदी का उद्गम होता है। गूगल मैप में आप लोग जाके थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में। बात करें इसके मुहाने की, सोन नदी मुहाना कहाँ बनाता है? तो सोन नदी याद रखिएगा गंगा पर जाकर मिलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो पटना में। ठीक है, पटना बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी याद रखिएगा दाएं से मिलने वाली गंगा की, ये क्या है? एक प्रमुख नदी है, प्रमुख सहायक नदी आप बोल सकते हैं। कौन सी? दाईं ओर से मिलने वाली। किस में मिलती है? गंगा के दाईं ओर से। गंगा नदी ऐसे आ रही है तो इधर जा रही है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा? बायां होगा, और ये दायां होगा। तो दायां में जाकर ऐसे करके सोन नदी मिल जाएगी। इस सोन नदी के बारे में उल्लेख मिलता है हमको, किसमें उल्लेख मिलता है? तो संस्कृत साहित्यों में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है इसका नाम? तो याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु नदी कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन नदी का
जो एक और अन्य नाम है संस्कृत साहित्यों में क्या है, हिरण्यबाहु नदी। संस्कृत साहित्य जैसे कि आपका नाट्य शास्त्रम, काव्यालंकार, काव्यदर्श, ये आपको संस्कृत साहित्य के एग्जाम्पल दिया हूँ। ये सभी क्या है, साहित्य, संस्कृत साहित्य हैं जिनके साहित्यकार अलग अलग यहाँ पे हैं। ठीक है, उनको नहीं जानना है, बस आपको एग्जाम्पल के लिए पता रहे किन संस्कृत साहित्यों में ये हिरण्यबाहु कहा गया। तो ये सब संस्कृत साहित्य हैं जिनमें सोन नदी का नाम हिरण्यबाहु नदी के नाम से मिलता है। इसके और कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि एक नाम मिलता है इसको सोन अर्थात स्वर्ण होता है तो इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। साथ ही इसका पौराणिक नाम जो है वो सोनभद्र नदी है। ठीक है, अब ये सोनभद्र को थोड़ा सा याद रखिएगा। और कहा जाता है कि सोन नदी, देखिए भारत की जितनी नदियां हैं उसमें ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा है, ब्रह्मपुत्र नदी जो नदी नहीं है वो नद है, नद अर्थात पुरुष। ठीक है, सेम चीज आपका सोनभद्र नदी या सोन नदी को भी पुरुष के रूप में पूजा जाता है, ना कि वो माता के रूप में, जैसे गंगा माता, ठीक है, गोदावरी माता, नर्मदा माता, कावेरी माता, ये सभी नदियां जो है माता के रूप में पूजी जाती हैं, जबकि ये पुरुष है। इसको याद रखिएगा, सोन माता नहीं कहा जाता, सोनभद्र देव हैं, ऐसा करके आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब ये सोन नदी का जो उल्लेख है वो अन्य साहित्यों में भी हमको मिलता है। संस्कृत साहित्य के अलावा अन्य साहित्यों में भी इसका उल्लेख है। कहाँ कहाँ उल्लेख है? तो सबसे पहला चीज वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। सोन नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? वाल्मीकि रामायण में। इसके अलावा तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी सोन नदी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत में भी आपके सोन नदी का उल्लेख होता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो नदी है वो बहुत प्राचीन नदी है, जो हमारे हिंदू धर्म के साहित्य हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो या फिर महाभारत हो, इन सब में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और कहाँ उल्लेख है? तो याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता पुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा, बृहद ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा, और साथ ही सोन नदी के लिए स्पेशली एक ग्रंथ लिखी गई थी जिसको कहा जाता है सोन महात्म्य। इस सोन महात्म्य में भी इस सोन नदी का उल्लेख मिलता है, इसकी कहानी हमको पता चलती है। चलिए, ये हो गई हमारे जो भारत में प्रचलित ग्रंथ थे, साहित्य थे। विदेशी साहित्यों में भी सोन नदी का उल्लेख मिलता है। इसमें दो साहित्यकार आपको फेमस मिलेंगे। पहला नाम मिलता है क्या? मेगास्थनीज। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीक के भूगोल वेत्ता आए थे मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। उस पुस्तक इंडिका में इन्होंने सोन नदी का उल्लेख किया है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र है वर्तमान कहाँ है? पटना। और सोन नदी जहां जाकर मिलती थी वो जगह क्या है? पटना। इसलिए उनकी पुस्तक में सोन नदी का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मिस्र के एक भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। ये भी भारत आए हुए थे, जिन्होंने अधिष्ठि का नाम दिया था एक पर्वत को, अधिष्ठि पर्वत, अधिष्ठान पर्वत, ऐसा आपको पता होगा। नामकरण में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ निर्माण का जो नामकरण होता था, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ नाम बना, उसमें मैं टालमी का उल्लेख करूंगा। तो जो क्लॉडियस टॉलमी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द जियोग्राफी, भूगोल नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये मिस्र के भूगोलवेत्ता थे, उसमें इन्होंने सोन नदी का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से सोन नदी का उल्लेख साहित्यों में हमको मिलता है। इसके अलावा सोनभद्र और नर्मदा, सोनभद्र अर्थात सोन नदी और नर्मदा अर्थात जो रेवा है वो अब वर्तमान की नर्मदा नदी, इन दोनों की एक पौराणिक प्रेम कहानी हमको पता चलती है। वो कहानी क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटने के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सहेली जुहिला आधम की। 16 श्रृंगार किए हुए वन का सौंदर्य लिए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की कि सोनभद्र को समझा ले, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई
रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल की शोर करती बढ़ गई, मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। कहा जाता है नर्मदा ने कई हजार सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले जो शिवलिंग हैं वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा किए जाते हैं। इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं को वास करने का भी वरदान प्राप्त किया। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चीर कुमारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी के रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का अति सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और सब कह उठते हैं नमामि देवी नर्मदे। यह हमारा सोन गंगा अफवाह तंत्र। देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या क्या हैं: बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये वाला जो एरिया है, मैं आपको जूम इन करके बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सीमा बनाता है। जबकि कन्हार में यहाँ देखेंगे तो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इलाका किसके साथ हमको सीमा बना रहे हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो कन्हार नदी। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करती है? तो बनास नदी। कुछ मात्रा में वो सीमा बना रहे हैं। इनकी सहायक नदियां भी हैं। देखिए याद रखिएगा ये है आपका धनपुर और ये है अमरकंटक। अमरकंटक से यहां से नर्मदा नदी निकलेगी और ये इधर चली जाएगी अरब सागर में, जबकि ये सोनमुड़ा से निकलकर कहाँ चली जाती है? आपके पटना की ओर। यहाँ पे है आपका क्या? पटना। पटना में गंगा नदी में जाकर मिल जाएगी। क्लियर है? अब एक एक अपोहा तंत्र को समझते हैं। ये तो ओवरऑल हो गया मैप, आपको देखेंगे तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बनास नदी अपोहा तंत्र। ठीक है, सोन नदी अपोहा तंत्र में पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है बनास नदी। याद रखिएगा बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो मांझ टोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कहीं कहीं ये मांझ टोली की पहाड़ी को आपको एक और नाम मिलता है मुरेरगढ़ की पहाड़ी। मुरेरगढ़ की पहाड़ी, तो ये आपके दिमाग में याद रख सकते हैं आप लोग, मांझ टोली की पहाड़ी, या अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो मुरेरगढ़ की पहाड़ी से उद्गम होता है। अब ये जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा देवगढ़ की जो पहाड़ी आप लोग पढ़े हैं उसके पश्चिम में ये स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी इधर है और उसके पश्चिम में क्या है? मांझ टोली की पहाड़ी या मुरेरगढ़ की पहाड़ी है। ये बनास नदी अपना विसर्जन कहाँ करती है? तो बनास नदी याद रखिएगा अपना जल जो है वो सोन नदी में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? तो डेम्भा गांव। डेम्भा गांव के समीप ये सोन नदी में जाकर मिल जाएगी। और डेम्भा गांव कहाँ है? तो शहडोल में है, शहडोल मध्य प्रदेश का। क्लियर है? इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दाईं ओर से इसकी सहायक नदियां हैं रंपा, मुआरी, कोरमार, जबकि बाईं ओर से सहायक नदियां ओदारी, झानपार और गोहिरारी हैं। अब इसको अगर हम लोग मैप के माध्यम से देखें, जो मैं आपको डेटा बताया उसी को मैं मैप के माध्यम से बताऊं, तो ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है मांझ टोली की पहाड़ी या फिर मुरेरगढ़ की पहाड़ी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, भरतपुर के पास है ये मांझ टोली की पहाड़ी। क्लियर है? यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहा जाता है बनास नदी। बनास नदी की बाईं ओर से सहायक नदियों में सबसे पहली नदी मिलती है आपको ओदारी, उसके बाद झानपार और अगला जो है वो है गोहिरारी। बाईं ओर से ये तीन नदियां मिलती हैं, जबकि दाईं ओर से मुआही, रंपा और कोरमार नामक नदियां मिलती हैं। यहाँ याद रखिएगा जो बनास नदी है ये एक जलप्रपात भी बनाती है। कौन सा जलप्रपात? तो रामदाह जलप्रपात। इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, रामदाह जलप्रपात कहाँ है? रामदा या रामदाह लिखा जाता है, वो कहाँ है? तो आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। किस नदी द्वारा निर्मित है? तो बनास नदी द्वारा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको पहले ही बताया था,
बनास नदी क्या करती है, तो बनास नदी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है। यहां आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, यहां से लेकर यहां तक के बीच आप ध्यान से देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है और इधर छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में यहां से लेकर यहां तक की ये सीमा बनाता है कौन सी नदी, बनास नदी। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं मैं, ताकि आपको ये बता सकूं कि ये नदी कहाँ मिलती है, यहां जाकर मिलती है। ये कौन सा जगह है, तो याद रखिएगा इस जगह का नाम है डेम्भा गांव। ये कहाँ है, तो शहडोल मध्य प्रदेश में। डेम्भा गांव के समीप ही बनास नदी सोन नदी पर जाकर मिल जाती है। क्लियर है। चलिए, बनास नदी हो गई। अब अगले हम लोग समझते हैं, बीजी है आर के, देखे थे बीजी है आर के, ऐसा बताया था। बनास हो गया। अब अगली बारी किसकी है, तो गोपद नदी। गोपद नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिएगा गोपद नदी का जो उद्गम है या ओरिजिन है वो कहां से होगा, सोनहट पठार, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। कौन सा पठार है, सोनहट पठार। मुहाना कहां बनाएगी, तो ये अपना जल कहां छोड़ेगी, सोन नदी में जाकर छोड़ेगी। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी गोइनी, सेहरा, मोहन, कंदास, नेउर, इस टाइप की नदियां मिलती हैं। इसमें नेउर नदी इंपॉर्टेंट है। नेउर नदी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये जो नेउर नदी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य ये भी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और ये पीएससी में कई बार पूछा गया है, व्यापम में कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। नेउर नदी रहने को उतनी बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ये सीमा बनाती है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैप में हम लोग देख लेते हैं। जो पुराना देखे थे आपको पता होगा, ये बनास वाला तो देख चुके हैं। सोनहट पठार से किस नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा गोपद नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों में बाईं ओर से देखें तो कंदास, इसके अलावा नेउर। ये नेउर नदी यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया कैसा बना रहा है, इसकी सीमा बना रहा है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है इधर, और इधर क्या है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा कौन सी नदी बना रही है, नेउर नदी। क्लियर है। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो पहली नदी है मोहन, उसके बाद है सेहरा और गोइनी। मोहन, सेहरा और गोइनी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जबकि कंदास और नेउर क्या है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। क्लियर है। चलिए, ये हो गई हमारी बीजी का दो चीज हो देख लिए, बीजी है आर के। अब तीसरी नदी देखते हैं हम लोग, आर से होती है कौन सी नदी, रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिएगा रिहंद नदी का जो उद्गम होगा वो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, सरगुजा से होगा। मैन पाट के समीप ही है ये पहाड़ी, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। इसकी लंबाई की बात करें, रिहंद नदी की जो लंबाई है वो 145 किलोमीटर है। और ये अपना जल कहां छोड़ती है, विसर्जन कहां करती है, तो याद रखिएगा रेणुकूट के समीप सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। जगह का नाम क्या कौन सा है, रेणुकूट। कौन सा जिला, सोनभद्र जिला। याद रखिएगा सोनभद्र जिला के बारे में एक फैक्ट, ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कभी आपको पूछ दे 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है भारत का, तो एकमात्र जिला है सोनभद्र जिला। और उसी सोनभद्र जिला में जाकर रिहंद नदी सोन नदी में मिल जाती है। क्लियर है। रिहंद नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां मुख्य 5 सहायक नदियां मिलती हैं। उसके अलावा छोटी बड़ी और सहायक नदियां हैं जिनको मैं बताऊंगा। मुख्य सहायक नदियां हैं मारन, मोरनी, महान, गोबरी और घुनघुट्टा। इसके अलावा इस रिहंद नदी का प्राचीन नाम है रेणुका या रेणु, इसके अलावा रेहर या रेंड। ठीक है, रेणुका या रेणु, रेणु भी कहा जाता है, रेणुका, रेणु, रेहर या रेंड। और इसी रेणु के कारण इसको रेणुकूट कहा गया, जिस जगह पे वो मिलती है। अब रेणुका किसका नाम था, तो याद रखिएगा एक किंवदंती के अनुसार जो महर्षि जमदग्नि ऋषि थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, रेणुका था, जो परशुराम की माता थी। आपको पता होगा भगवान परशुराम, ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो उनकी माता का नाम क्या था, रेणुका था। अब आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, तो नहीं सुनी है उनके लिए मैं बता दूं कि एक बार की बात है, महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि अपनी माता का सर काट दो। और वो इतने आज्ञाकारी थे भगवान परशुराम की, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी स्वयं की माता का सिर काट दिया। यहाँ पे उसका एक स्टेच्यू बनाया गया है। अब उसके बाद इनके पिता इतने खुश हुए कि मेरा इतना आज्ञाकारी पुत्र अपनी माता का गर्दन भी ये काट दिया। तो पुत्र को वो बोलते हैं कि वो आशीर्वाद मांग लो, परशुराम तुमको क्या चाहिए। तो परशुराम जी बोलते हैं कि मेरी माता को पुनः जीवन दान दे दीजिए। और उसके बाद जो देवी रेणुका थी उनको पुनः जीवन दान दे दिया जाता है महर्षि जमदग्नि के द्वारा। तो ये रेणुका कौन है, कहा जाता है कि ये वही रेणुका है, और यहां से ये नदी के रूप में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। अर्थात रिहंद नदी को किससे लिंक किया गया है, परशुराम की माता से, रेणुका से। इसलिए इसको रेणु नदी, रेणुका नदी, रेहर नदी या रेण नदी कहा जाता है। ठीक है। और साथ ही रिहंद नदी के बारे में और क्या जानना है, तो एक चीज मैं आपको बताया था जीवन रेखा के बारे में।
याद रखिएगा रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्लियर है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, कैसे इसका उद्गम होता है, कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा छुरी मतरिंगा की जो पहाड़ी है अंबिकापुर तहसील सरगुजा में, वहां से रिहंद नदी का उद्गम होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में सबसे पहला नाम मिलता है मारन, उसके बाद मोरनी और महान। बाईं ओर से देख लिए मारन, मोरनी, महान। बात करें दाईं ओर से, तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है गोबरी और घुनघुट्टा। इसके अलावा कुछ छोटी बड़ी और नदियां हैं जैसे कि खरपारी, रामदिया, पीपर कछार। ठीक है। इसके अलावा एक नदी गोकनई। ये सब जो नदियां हैं ये रिहंद नदी की सहायक नदी है। मारन, मोरनी, महान, गोबरी और घुनघुट्टा। इसके अलावा खरपारी, रामदिया, पीपर कछार और गोकनई। रिहंद नदी द्वारा सूरजपुर में एक जलप्रपात बनाया जाता है। इस जलप्रपात का नाम क्या है? रक्सगंडा जलप्रपात। क्लियर है। रिहंद नदी के तट पर ही एक पुरातात्विक स्थल है जिसको कहा जाता है महेशपुर। ठीक है। महेशपुर सरगुजा में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो रिहंद नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? रिहंद नदी के तट पर। ये तट दिखाने के लिए दिया हूं, एग्जैक्ट लोकेशन ऐसा है जरूरी नहीं है ना, आपको समझाने के लिए इस टाइप का इलस्ट्रेशन का यूज किया गया है। आप महेशपुर देखेंगे यहां भी हो सकता है। ठीक है। ये आपका मान के चलते हैं यहां होगा महेशपुर। बस इलस्ट्रेशन है आपको समझाने के लिए कि ऐसी ऐसी नदियां हैं, जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट ऐसा ही रहे। क्लियर है। तो महेशपुर किस नदी के तट पर है अगर पूछा जाए तो रिहंद नदी के तट पर है। अब हम लोगों ने BGRK वाला कोड में आर तक पहुंच गए। अगली हमारी जो नदी है वो है के से कन्हार नदी। कन्हार नदी का जो उद्गम होगा वो कहाँ होगा? कन्हार नदी का उद्गम याद रखिएगा गीधा धोधी से होता है। ठीक है। गीधा धोधी कहाँ है? तो बखोना चोटी में है। बखोना चोटी कहाँ है? तो खुड़िया पठार में है। खुड़िया पठार कहाँ है? तो जसपुर में है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है अगर पूछा जाए तो गीधा धोधी, बखोना चोटी, खुड़िया पहाड़, जसपुर से इसका उद्गम होता है। बेसिकली उद्गम का स्थान जो है वो गीधा धोधी है, लेकिन वो गीधा धोधी किसके अंतर्गत है? बखोना चोटी के। बखोना चोटी किसके अंतर्गत है? खुड़िया पठार के और जसपुर जिले में है। अपना जल कहाँ छोड़ती है? तो याद रखिएगा ये भी पहुंच जाएगी सोनभद्र जिले में। कन्हार नदी और सोन नदी में जाकर मिल जाती है। किस जिले में मिलेगी? सोनभद्र। सोनभद्र जिले में याद रखिएगा एक और नदी जाकर मिल रही थी, रिहंद नदी या रेंड नदी। वो रेंड नदी रेणुकूट के समीप जाकर मिल रही थी, जबकि इसका स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लंबाई की बात करें तो कन्हार नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर, जबकि रिहंद नदी की लंबाई 145 किलोमीटर थी। 115 किलोमीटर किसकी लंबाई है? कन्हार नदी की। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो दाईं ओर से सहायक नदियां हैं गल्फुआ, चेर्रा, सेमरखार और रीगर, जबकि बाईं ओर से इसकी सहायक नदियां सूर्या, पेनगन, चनान, कुरसा और सेंदूर। कहीं कहीं सेंदूरी भी लिखा रहता है। इसके अलावा कन्हार नदी के तट पर ही एक पुरातात्विक स्थल है जिसको कहा जाता है डीपाडीह। ये बलरामपुर में है। याद रखिएगा डीपाडीह भी एक क्या है? पुरातात्विक स्थल है। महेशपुर पूछा जाए तो वो रिहंद नदी के तट पर है, जबकि डीपाडीह किसके तट पर है? कन्हार नदी के तट पर। यह स्थल कन्हार, गलफुला और सूर्या नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा जगह? डीपाडीह। तो डीपाडीह कन्हार नदी के तट पर है, साथ ही वहां संगम भी है। किनका किनका? तो गल्फुआ और सूर्या नदी किस पर आकर मिलती हैं? कन्हार पर। तो कौन सा जगह है वो? डीपाडीह। एक नया संगम हमको पता चल गया, कन्हार, गल्फुआ और सूर्या नदी का संगम पर जो स्थल है वो डीपाडीह है। क्लियर है। चलिए इसको मैप में हम लोग समझ लेते हैं। यह हमारा हो गया बखोना चोटी, जिसको हम लोग गीधा धोधी बोलेंगे। गीधा धोधी के बखोना चोटी, खुड़िया पठार, जसपुर से निकलती है एक नदी, कन्हार नदी। बात करें इसकी सहायक नदियों की, सबसे पहली सहायक नदी आप देखते हैं गल्फुआ। इसके अलावा सूर्या, चेर्रा, सेमरखार, रीगर, कुरसा, पेनगन, चनान, सेंदूर। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इधर से देखें तो कुरसा, पेनगन, चनान, सूर्या और सेंदूर, जबकि इधर गल्फुआ, चेर्रा, सेमरखार और रीगर। इसमें आपको दो जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। जो कन्हार नदी है इसके द्वारा एक जलप्रपात बनाया जाता है जिसको कहा जाता है कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो कन्हार नदी द्वारा। जबकि चनान नदी, ये जो आपकी चनान नदी आप देखेंगे, ये चनान नदी भी एक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात को कहा जाता है पवई जलप्रपात। पवई, कोठली, भेड़िया पत्थर, ये सब जलप्रपात कहाँ मिलेंगे आपको? बलरामपुर में मिलेंगे। जलप्रपात वाले सेक्शन में हम लोग इसको भी देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा चनान नदी द्वारा कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? पवई जलप्रपात। जबकि कन्हार नदी द्वारा कोठली जलप्रपात। क से कन्हार, क से कोठली। ठीक है। और कन्हार नदी के बारे में जो आपको मैं फैक्ट बताया था, कौन सा? यहाँ पे एक संगम बनाती है कन्हार नदी, गल्फुआ नदी और सूर्या नदी। ये तीनों नदियां जब मिलती हैं उस जगह को कहा जाता है डीपाडीह। डीपाडीह क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। किसके संगम पर स्थित है? तो गल्फुआ, सूर्या और
कन्हा नदी के संगम पर स्थित है डीपाडीह। कन्हा नदी के बारे में एक लास्ट फैक्ट, कन्हा नदी क्या करती है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। कन्हा नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाएगी। अब इसको ओवरऑल हम लोग देखें, जैसे मैं आपको बनास नदी के बारे में बताया था, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में यहाँ सीमा बना रही है, यहाँ देखेंगे तो, और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में यहाँ पे सीमा बना रही है कन्हा नदी। बनास नदी की सहायक नदी ओदारी, झानपार और गोहरारी, मुआही, रंपा और कोरमार है, जबकि गोपत की सहायक नदी कंदास, नेउर, मोहन, सेहरा और गोइनी। रिहंद की सहायक नदी खरपारी, पीपर कछार, महान, गोबरी, मोरन, रामदिया, मारन, गोकनई और घुनघुट्टा है। जबकि कन्हार की सहायक नदी कुरसा, पेनगन, सूर्या, चनान, सेंदुरी, चेर्रा, गलफुला, सेमर खार और रीगर है। सूर्या, गलफुला और कन्हार के संगम पर ही स्थित है आपका डीपाडीह, जबकि महेशपुर जो है वो रिहंद नदी के तट पर स्थित है। ये महेशपुर और डीपाडीह दोनों ही पुरातात्विक स्थल हैं। क्लियर है। यहाँ इस जगह को कहा जाता है धनपुर। धनपुर के समीप से आपका सोन नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से सोनगंगा अपोहा तंत्र में ये जो जगह है इसको कहा जाता है पटना, यहाँ को कहा जाता है डेम्भा ग्राम, ये है आपका रेणुकूट, और यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा करके है सोनभद्र जिला। ये जो जिला है इसको कहा जाता है सोनभद्र। इधर झारखंड से भी बनाया गया, इधर छत्तीसगढ़ से भी बनाया गया, इधर मध्य प्रदेश से, उधर बिहार से, इस टाइप से ये 4 अलग अलग राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र जिला। इंडिया का एकमात्र ऐसा जिला है, याद रखिएगा। इसमें एक चीज और आपको जानना है, वो क्या है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जगह है, इस जगह पर क्या निर्मित किया गया है, रिहंद नदी द्वारा जलाशय का निर्माण किया गया है। वो जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, जिसको रिहंद बांध भी कहा जाता है। रिहंद बांध छत्तीसगढ़ से निकलती है और सोनभद्र जिले में, याद रखिएगा, ये जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। गोविंद वल्लभ पंत कौन है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत, और इन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय या गोविंद वल्लभ पंत जलाशय के नाम से जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस नदी द्वारा निर्मित है, तो रिहंद नदी द्वारा। जैसे हमारे महानदी द्वारा हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड डैम है, वैसे ही गोविंद वल्लभ पंत डैम है किस नदी पर, रिहंद नदी पर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग समझते हैं ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र। छोटी छोटी नदी अपोहा तंत्र है, ब्राह्मणी और नर्मदा, ज्यादा समय नहीं लेगा ये। ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र के बारे में क्या जानना है, तो सबसे पहला चीज इसका प्रतिशत की अगर हम लोग बात करें तो ये 1.03% इसका क्या है, संग्रहण क्षेत्र है। जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो 1420 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में यह संग्रहण करता है। यह अपोहा तंत्र छत्तीसगढ़ का चौथा सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है, जो राज्य के कुल अपोहा तंत्र का लगभग 1.03% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। इस अपोहा तंत्र का विस्तार उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ में है। उत्तर पूर्व अर्थात ये वाला एरिया, यहाँ पे आपका इसका विस्तार मिलेगा। इसका ढाल जो होगा वो किस ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि ये ब्राह्मणी नदी में जा रही है यहाँ से पूर्व दिशा की ओर। इस अपोहा तंत्र की प्रमुख नदी में कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र की प्रमुख नदी ब्राह्मणी नदी है, जो झारखंड के से निकलकर उड़ीसा की ओर बहती है। और इसकी 2 प्रमुख सहायक नदी है, शंख नदी जो छत्तीसगढ़ में है, जबकि कोयल नदी एक इसकी सहायक नदी है जो झारखंड से आकर मिलती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र में शंख नदी और कोयल नदी, कोयल नदी झारखंड से, जबकि शंख नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ब्राह्मणी नदी में जाती है। अब इसको मैप के माध्यम से अगर हम लोग समझें, दुधवा पहाड़ी है, दुधवा पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में है। दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, साथ ही झारखंड के में ही कोयल नदी आकर उस पर मिल जाती है। कोयल नदी कहाँ से आकर मिलती है, तो झारखंड से ही आकर मिल जाती है, किसमें, ब्राह्मणी नदी में। और छत्तीसगढ़ में उद्गम होता है किस नदी का, शंख नदी का। कहाँ से उद्गम होता है, तो जसपुर से, और जसपुर से उद्गम होने के बाद शंख नदी जो है वो ब्राह्मणी नदी में जाकर मिल जाती है। शंख नदी या फिर ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र के बारे में इतना ही जानना है। क्लियर है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दुधवा पहाड़ी झारखंड से। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां कोयल नदी और शंख नदी है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जसपुर से होता है, और ये कहाँ किस पर जाकर मिलेगी, तो ब्राह्मणी नदी में जाकर मिलेगी। नदी अपोहा तंत्र का हमारा जो सबसे छोटा नदी अपोहा तंत्र है वो कहलाता है नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। नर्मदा नदी अपोहा तंत्र के बारे में क्या जानना है, तो याद रखिएगा ये जो अपोहा तंत्र है ये कुल प्रदेश का 0.55% जल संग्रहण क्षेत्र लाता है, और साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है वो 750 वर्ग किलोमीटर है। 750 वर्ग किलोमीटर किसका, नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। आप देख पाएंगे यहाँ जो हाईलाइटेड किया हुआ है ये वाला पोर्शन नर्मदा नदी अपोहा तंत्र का है, मैकल वाले क्षेत्र में, बेसिकली कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। यह अपोहा तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपोहा तंत्र है, जो राज्य के कुल अपोहा का कितना प्रतिशत, 0.55% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है, और इसका विस्तार 750 वर्ग किलोमीटर में है। इस अपोहा तंत्र का विस्तार पश्चिमी छत्तीसगढ़ में है,
और इसका जो ढाल होगा वो किस ओर होगा, पश्चिम की ओर ही होगा, क्योंकि मैकल इधर बीच में मैकल आ जाता है, तो यहाँ की जो नदियां हैं वो इधर नहीं आ पाती छत्तीसगढ़ के मैदान की ओर। इस प्रवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो नर्मदा नदी ही है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये अमरकंटक जो है वो याद रखिएगा मैकल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, मैकल पर्वत। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और इसका छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख सहायक नदी आपको मिलती है, एक नदी है बंजर और दूसरी है ताड़ा। वास्तव में बंजर की सहायक नदी है ताड़ा, याद रखिएगा। ये बंजर यहाँ से जा रही है तो इसकी एक सहायक नदी यहाँ से ताड़ा आकर मिल जाएगी। और ये दोनों नदियाँ किस किस पर अपना जल छोड़ती हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी में अपना जल छोड़ती हैं। थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में जान लेते। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के नर्मदा कुंड से होता है। जो लोग अमरकंटक गए होंगे उनको पता होगा नर्मदा कुंड, यहाँ स्नान भी किया जाता है। नर्मदा नदी के बारे में बहुत सारी आपको कहानियां, जनश्रुति भी सुनने को मिलेंगी। जो एक कहानी मैं आपको सुनाया वो भी आपको सुनने को मिलेगी, पौराणिक कहानी। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। इसका प्राचीन नाम जो था वो रेवा, आपको ग्रंथों में इसको रेवा नाम से मिलेगा। ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है, याद रखिएगा। अगर वैदिक साहित्य पढ़ते हैं ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी, गंगा से भी ज्यादा पवित्र नदी माना गया है रेवा नदी को। रेवा नर्मदा नदी का नाम है। इसे भगवान के शरीर से उत्पन्न मानते हैं। ग्रीक विद्वान जो आए थे आपके कौन, क्लाडियस टॉलमी, इन्होंने इसका नाम जो है वो नर्मदा ना रखकर नाम दोष कहा है। नर्मदा नदी को अगर पूछा जाए टालमी ने किस नाम से पुकारा है, तो नाम दोष। इसके अलावा इसे सोमो दवो, मैकल सुता के नाम से भी पुकारते हैं। मैकल सुता क्यों, क्योंकि पर्वतराज जो मैकल थे उनकी पुत्री माना जाता है किसको, नर्मदा को। जो रेवा थी वो पर्वतराज मैकल, जो हम लोग अभी मैकल पर्वत देखते हैं, उनकी पुत्री कौन थी, नर्मदा या रेवा। ठीक। नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य दरार घाटी से बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी दो हम लोग प्रमुख सहायक नदी देखे हैं, कौन कौन सी, एक नदी है आपकी बंजर और दूसरी है ताड़ा। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, बंजर और ताड़ा के बारे में। बात करें बंजर नदी की, तो बंजर नदी का जो उद्गम होगा वो कबीर धाम में होगा, और ये अपना मुहाना किसमें बनाएगी, तो नर्मदा नदी में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ मिलेगी, नर्मदा नदी में। विशेष में याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर कौन सी है तो वो बंजर नदी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत लंबी बड़ी बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन ये पश्चिम की ओर हमारी कोई भी नदी नहीं बहती। ठीक है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में दो ही नदियां आती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन कौन सी, बंजर और ताड़ा। बंजर सबसे लंबी नदी है, इससे छोटी आती है वो है ताड़ा नदी। ताड़ा नदी का उद्गम भी कबीर धाम से होता है और ये अपना मुहाना किसमें बनाएगी, नर्मदा नदी में ही बनाएगी। क्लियर है। थोड़ा सा इसको मैप में अगर देखें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। इसमें यहाँ पे है आपका अमरकंटक की पहाड़ी, इस अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, जबकि कबीर धाम से एक नदी बंजर नदी और इसकी एक सहायक नदी ताड़ा नदी निकलती है, और दोनों ही आपके पश्चिम की ओर बहती हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो बंजर नदी जो है ये ताड़ा की तुलना में क्या है, लंबी है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं क्या कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, बंजर नदी है। अभी तक हम लोगों ने नदी अपवाह तंत्र में क्या क्या जाना, तो अपवाह तंत्र में हम लोगों ने समझा था कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ को हम लोग 5 भागों में विभक्त किए थे। पहला था कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र, चौथा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पांचवा और अंतिम था नर्मदा अपवाह तंत्र। आज की इस क्लास में हम लोग इन तीनों अपवाह तंत्र को एक साथ कवर कर लिए, बाकी के लिए पहले वीडियो डला हुआ है। बात करें इनके जल संग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत का, तो 56.15% के साथ महानदी प्रथम पे है, दूसरे नंबर पर 28.64%, तीसरा सोन नदी 13.63%, ब्राह्मणी नदी 1.03% और नर्मदा नदी 0.55%। ये डेटा कैसे याद करना है, कैसे रटना है, प्रीवियस क्लास में पहले इसका जो अपवाह तंत्र है उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 56, 28, 13 और 1 आधा, ये सबको कैसे रटना है आप लोग समझ गए होंगे। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो महानदी है, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। इसी आंकड़े को, परसेंट वाले आंकड़े को हम लोग बार ग्राफ में भी मैं इसको आपको बता चुका हूं, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं एक जो नया चीज आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इसका जो क्षेत्रफल मैं आपको बताया था, आपको याद होगा क्षेत्रफल में जितना भी क्लास लिया हूं प्रीवियस क्लास आज से पहले, उसमें आपको क्षेत्रफल में एक चीज मैं बोलते गया हूं, और वो क्या था, वो ये था कि यहाँ बीच में डॉट लगाना है। जैसे मैं बताता था 77.432 वर्ग किलोमीटर, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए मैं इसको ऐड किया हूं कि ये डॉट नहीं रहेगा, ये कॉमा रहेगा। 77,432 किसका है, महानदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल है। गोदावरी का 36,490 वर्ग किलोमीटर है। सोनगंगा का 18,780 वर्ग किलोमीटर,
ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र का 1420 वर्ग किलोमीटर और नर्मदा नदी अपोहा तंत्र का 750 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। तो जितना यहाँ ये जो गलती मैं किया था उसको सुधारने के लिए मैं इसको इस स्लाइड को ऐड किया हूँ, तो कृपया गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा और आप लोग उसको अपने से सुधार लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में वो गलती ना हो। और जिन्होंने भी इस कमेंट के माध्यम से मेरी इस गलती को सुधार किया, अभी मैं उनका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके लिए थैंक यू कि कम से कम आप देखिए मेरी जो त्रुटि होती है आप मुझे बताएंगे, अवगत कराएंगे, तो मैं सहर्ष अपनी त्रुटि स्वीकार करके उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। हम लोगों ने नदी अपोहा तंत्र में कुल इतनी नदियों को समझा, छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख नदियों को। ऐसा नहीं कि इतना में नदी कवर हो जाता है, छोटी बड़ी और नदियां रहेंगी, घुनघुट्टा की, सूर्या की, इन सब की सहायक नदियां भी मिलेंगी जिनको कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया और ना ही उनके बारे में हमको आंकड़े मिलते हैं। तो नदी अपोहा तंत्र में हम लोगों ने सोनगंगा अपोहा तंत्र, महानदी अपोहा तंत्र, गोदावरी अपोहा तंत्र, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र और नर्मदा अपोहा तंत्र, इन सभी अपोहा तंत्रों को समझ चुके हैं। आशा है कि ये सारा चीज आपको समझ आ गया होगा। जितना नदी अपोहा तंत्र है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट को आप जैसे ही सर्च स्कैन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ का सीधा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।